आप सभी को नमस्कार। अलका सराबगी जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस एकाग्र की 7वीं कड़ी है और इसमें हम लोग अभिनेत्री और कथावाचिका शाश्विता शर्मा जी द्वारा अलका सराबगी अलका सराबगी जी की कहानी कन्फेशन का पाठ सुनेंगे। मित्रों, अब तक की 6 कड़ियों में हमने ज्यादातर अलका सराबगी के उपन्यासों पर बात की है। यद्यपि कुछ एक कड़ियों में बीच बीच में उनकी कहानियों के संदर्भ आए हैं। आज हमने कोशिश की है कि इस कड़ी को खास तौर से उनकी कहानियों पर केंद्रित की जाए। उसी कोशिश के अंतर्गत आज हमने शाश्विता शर्मा जी से अनुरोध किया कि वे इस बेहद चर्चित और महत्वपूर्ण कहानी कन्फेशन का हमारे लिए पाठ करें। यह उनका एक सरल स्वभाव है कि वे सहर्ष इसके लिए तैयार हुई। साहित्य के प्रति इस तरह का समर्पण जब हम देखते हैं साहित्य से इतर के अनुशासनों में, क्षेत्रों में, तो बड़ा अच्छा लगता है। शाश्विता जी मूल रूप से रंगमंच और फिल्म से जुड़ी हुई हैं, मगर जिस तरह से समय निकालकर या कई बार कहें कि समय चुराकर वे साहित्य की ओर लौटती हैं, यह भी अपने आप में बेहद सुखद है। आज वे जिस कहानी को हमारे लिए पढ़ रही हैं, कन्फेशन को, यह कहानी मित्रों अलका सराबगी जी के कहानी संग्रह दूसरी कहानी में संकलित है। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए हम सीधे शाश्विता शर्मा जी को स्क्रीन पर लाते हैं। शाश्विता जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्ते, आदाब। बहुत बहुत और शुक्रिया अर्पण जी, मुझे जन सुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जी आभार। हमें अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे साथ हैं और आप के माध्यम से हम सभी लोग एक बेहतरीन कहानी को सुन पाएंगे, उसके साथ आज की संध्या बिताएंगे। आप आमंत्रित हैं कन्फेशन करने के लिए, अर्थात कन्फेशन का पाठ करने के लिए। जी स्वागत जी, शाश्विता जी। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अलका सराव जी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूँगी, जिसके उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जा रहा है। अलका जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ईश्वर से आपकी दीर्घायु की कामना है और ज़िंदगी के इस नए साल में आप कल्पना की ऊंची उड़ान भरें और कहानियों के ख़जाने में से कोई ऐसी कहानी इस बार निकाल के लाएं जो आपको आपके अपने और क़रीब ले आए और पाठकों को एक नया सफ़र पर ले जाए। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। होप यू हैव अ ब्रिलियंट ईयर अहेड। दूसरी बात ये कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैं आपकी कहानी का पाठ करूं, तो उसके लिए शुक्रिया। प्रस्तुत है अलका सराव जी की कहानी कन्फेशन। मीरा ने कॉलेज मैगजीन के लिए लिखी गई अपनी कहानी के उस वाक्य को फिर से पढ़ा, जिसके कारण मिस कपूर ने उस कहानी को ये कहकर लौटा दिया था कि ये कहानी कॉलेज मैगजीन के लिहाज से कुछ ठीक नहीं है। मीरा को लगा था कि मिस कपूर असल में कहना चाहती थी कि यह अश्लील है, पर उन्हें इस शब्द का प्रयोग करना कुछ अश्लील सा लगा था, इसलिए उन्होंने अटक कर कुछ ठीक नहीं है भर कहा था। मीरा ने यह भी देखा था कि 55 बरस की अविवाहिता मिस कपूर उसे बहुत गौर से देख रही थी, जैसे वो इस तरह की कहानी लिखने वाली इस 21 बरस की लड़की के आर पार देख लेना चाहती हूँ। मीरा ने अपनी कहानी के उस हिस्से को पढ़ना शुरू किया, जिसके कारण ही शायद मिस कपूर ने उसे कोई दूसरी कहानी लिख डालने की सलाह दी थी।
उसकी सहेली सविता ने सिनेमा हॉल से निकलते हुए कहा कि यदि वो ये फिल्म नहीं देखती तो जीवन के एक बहुत बड़े अनुभव से गुजरने से रह जाती। उसने हैरत से सविता की ओर देखा। उसे कुछ समझ न आया, भला इस फिल्म में ऐसी ऐसी क्या बात है? नायिका अपने को भयानक शारीरिक यातना देने वाले उस दरिंदे डॉक्टर से ये कन्फेस करवा लेना चाहती थी कि वो सचमुच वही शख्स था जिसने उसे ये यातना दी थी। जीवन के बड़े अनुभव वाली बात में कोई दम नहीं था। उसे सविता से बहुत जोर की चिढ़ हुई। तभी सविता चलते चलते सड़क पर रुक गई। तुम शायद मेरी बात नहीं समझ रही हो। जीवन के कन्फेशन मतलब जी- जीवन में अपराध को स्वीकार करना बहुत बहुत जरूरी है। अब वो सचमुच हैरान थे। उसने ये देखा कि सविता का चेहरा अजीब अजीब हो रहा था। कुछ घबराहट, कुछ क्रोध, कुछ रुआंसेपन का मिला जुला भाव। और तब अचानक सविता ने कहा था, मेरा चाचा बचपन से अकेले में मुझे यहाँ वहाँ छूता था। मेरा बस चले तो मैं उसके साथ वही करूं जो इस फिल्म में उस नायिका ने उस डॉक्टर के साथ किया था। वो अवाक खड़ी रही। क्या इस कन्फेशन के बदले उसे भी उतनी ही ईमानदारी से अपने दिल की बातें सविता को बतानी चाहिए? टिंग टोंग। मीरा ने कलम उठाई कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बार बार लगातार, हर बार अधिक देर तक बजती गूंज, जिसमें पहले की घंटियों की गूंजें भी कुछ न कुछ मात्रा में शामिल थी। मीरा ने अपनी कहानी को फिर वहीं हवा में छोड़ दिया जहां वो पिछले 20 मिनट की कश्मकश में डूबी टंगी हुई थी। वो उठकर कमरे के दरवाजे तक पहुंचती तब तक घंटी एक बार फिर बज गई। मम्मी तो बैठी होंगी, दरवाजे की तरफ देखती हुई कि मीरा आए और दरवाजा खोले। इन दिनों मम्मी को कुछ नहीं तो यही जच गया है कि इस घर में घंटी बजने पर दरवाजा खोलना मेरा ही परम कर्तव्य है। मीरा ने खींच कर सोचा, पापा को उसकी खींच का पता चल जाए तो वो क्या कहेंगे? मीरा के दिमाग में ये बात कौन थी? तुरंत मीरा का दिमाग आदतन वो सारे वाक्य गढ़ने लगा जो पापा ऐसी सिचुएशन में कह सकते थे। फिलहाल तुम्हारी मम्मी के जीवन में एक बड़ी समस्या ये है कि तुम्हें दरवाज़ा खोलने का कर्तव्य सिखाया जा सके। चलो, तुम उसके जीवन की कम से कम एक समस्या तो हल कर सकती हो। या फिर एक नकली दार्शनिक मुद्रा अपनाकर पापा कहते, जीवन सिर्फ आज से आज तक है और आज की समस्या का हल आज यही है कि मान लिया जाए कि दरवाज़ा खोलते खोलते इसे आज ही सुलझाया जा सकता है। ये तय था कि मम्मी इस तरह चेहरा भावहीन रखती जैसे कोई हंसने की बात ही ना। मम्मी का साथ देने का उसका निर्णय काफी पहले लिया गया निर्णय था। उसे यह मालूम था कि पापा ने उसके निर्णय को कभी स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वो हर स्थिति को अपनी बातों से कुछ ऐसा घुमाव देते थे कि उस पर हंसा जा सकता था। एक तरफा कोशिश में कभी थकते नहीं थे। शायद वो मीरा की आंखों की चमक को अपनी आंखों से पकड़ लेते थे और यही उनके लिए काफी था। यूं 15 साल का होते होते विपिन भी अब पापा की बातों पर दिल खोल कर हंसने लायक बन गया था। मीरा ने एक लंबी सांस लेकर कमरे के बाहर कदम रखा तो देखा कि मम्मी सचमुच दरवाजे की तरफ देखती हुई एकदम निश्चल बैठी हैं। अचानक धक हुए दिल से उनकी तरफ देखते मीरा ने दरवाजा खोला और आंखों ही आंखों में विपिन को इशारा करते हुए कि वो दरवाजा देर से खुलने के बारे में ना बोले, वो मम्मी के पास जाकर अपराधी सी बैठ गई।
अ, मम्मी क्या हुआ? आज नहीं जाओगी सत्संग में? हाँ मम्मी, मीरा ने पूछा। विपिन, तुम आज टिफिन लेकर नहीं गए स्कूल? सुबह मैं नहाने क्या चली गई, तुम टिफिन यहाँ छोड़ कर टेबल पर। मम्मी ने मीरा की बात का कोई ध्यान न देते हुए तेज स्वर में विपिन से कहा। हाँ सच मम्मी, तुमने टिफिन दिया ही नहीं आज। मैं तो भूखा ही मर गया। पर चलो, अच्छा हुआ तुमने अपने लिए नाश्ता नहीं बनाना पड़ा होगा ना। सच बताओ मम्मी, तुमने नाश्ते में मेरा टिफिन खाया या नहीं? क्यों मम्मी को तंग कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, जाकर कपड़े बदलो स्कूल के। मीरा का दिल धक धक करने लगा था। अच्छा अच्छा मीरा भाई, मेरी मम्मी को ज्यादा पटाने की कोशिश मत करो, हाँ? मम्मी, तुमसे ना कुछ लेना होगा इसको, इसलिए बनकर दिखा रही है। अच्छा बताओ ना मम्मी, तुमने मेरा टिफिन खाया या नहीं? तुम्हें नाश्ता नहीं बनाना पड़ा ना अपने लिए? है नहीं खाया? मैं सब वो ब्रेड व्रेड नहीं खाती। तुम लोग एकदम ही खाओ ना, तो और भी अच्छा है। मुझे कुछ भी ना बनाना पड़ेगा, बाहर ही रोज खा लिया करो। मम्मी का रुआंसा स्वर मीरा की बेचैनी बढ़ाता जा रहा था। ऐसा ही होता है, पापा इसी तरह मम्मी को छेड़ते जाते हैं और वो इस बात को बिना समझे आपे से बाहर आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पापा ऐसा क्यों करते हैं, मम्मी ऐसा क्यों करती हैं। उसका मन बहुत होता है कि उन दोनों के जीवन को वो एकदम दूसरी तरह से लिख डाले। ला 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 ला। पापा और मम्मी एक दूसरे से मजाक करते हैं। पापा धीमे से मम्मी से कुछ कहते हैं और मम्मी शर्मा कर हंसती है। पापा मम्मी से पूछते हैं, तुम आखिर क्या चाहती हो? मम्मी कहती हैं, ये सवाल सही जगह और सही वक्त पर पूछा गया सवाल नहीं है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। फिर दोनों इस बात पर हंसते हैं, पापा मम्मी को देखते हुए और मम्मी नीचे निगाहें करके शर्माते हुए। पर मीरा की ये कहानी भी कॉलेज मैगजीन की कहानी की तरह ही हवा में टंग कर रह गई। बीच में वो नीले फूलों वाली साड़ी आ गई जिसे पहने हुए मम्मी ने पापा से कहा था, क्या चाहती हूँ मैं, इस सवाल को पूछ पूछ कर तुम मुझे 23 सालों से डंक मार रहे हो। क्या चाह सकती हूँ मैं? जब चाहा कुछ तो क्या दिया तुमने मुझे? तुम्हें औरों से कब फुर्सत मिली? अब तो मेरी कोई चाहत ही नहीं रही। कुछ नहीं चाहती मैं, अब कुछ भी नहीं, समझे? मीरा ने देखा था कि पापा इस जवाब से एकदम कट कर रह गए थे। उन्होंने हमेशा की तरह बहुत चाहा था कि वो कुछ ना बोले, पर अंत में रह नहीं पाए थे। तो रहो ऐसे ही मनुष्यत में, तुम्हें जीने का यही तरीका मालूम है। तुम्हें तो कोई भी कुछ नहीं दे सकता, तो मेरी औकात ही क्या है? ये कहकर वो मीरा से आंखें चुराते हुए वहां से उठ गए थे। मीरा की आंखें डबडबा जाती है। उसे कोई कहानी नहीं लिखनी है। अपने कमरे में दौड़ते हुए जाकर फिर वही 25 बार पढ़ी किताब फिर से उसी पन्ने पर खोल दी। नायिका को अभी तक ये नहीं मालूम कि वो नायक से प्रेम करने लगी है। उसका दिल किसी काम नहीं लगा। वो अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती है। जहाँ नायक उससे जहाँ नायक ने उससे कहा था कि उसकी शक्ल बौद्ध भिक्षुणी तारा की प्रतिमा से बहुत मिलती है। जितनी देर वो उस प्रतिमा के सामने रहती है, वो उस खालीपन से मुक्त रहती है। पर फिर घर लौटते ही वो बेचैन हो जाती है। वो नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। मीरा यहाँ आकर हमेशा की तरह रुक गई।
उसकी नायिका नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। क्या सचमुच कोई भी नहीं जानता कि वो क्या चाहता है? छोटी मौसी को उसने एक दिन मम्मी से कहते सुना था, जीजी मेरा तो मन ही नहीं लगता किसी काम में, ना घर के काम में, ना बाजार के, ना किसी किताब में, ना टीवी में, ना सत्संग में। मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मेरा मन कहाँ लगेगा, किस चीज में लगेगा। पता नहीं मैं चाहती क्या हूँ। मौसी की बातें सुन मेरा घबराने लगा था। क्या सबकी जिंदगी असल में ऐसी ही होती है? यानी सब औरतों की? क्या उसकी जिंदगी भी ऐसी होगी? मम्मी और पापा इस नए घर में अपने कमरे में नहीं सोते। वो दोनों उस कमरे में ही शुरू से रह रहे हैं जिसे वो लोग मेहमानों के लिए बनाया गया कमरा कहते हैं, यानी गेस्ट रूम। मीरा को मालूम है कि पापा ने अपना कमरा बहुत शौक से बनवाया है, पर मम्मी को न जाने उस कमरे के बारे में क्या वहम है। किसी के कुछ कहने पर वो कहती हैं, उस कमरे में, हाँ उस कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ ही रहती है। कभी पंखा खराब, तो कभी बाथरूम का फ्लश खराब, तो कभी कुछ और। हाँ, मुझे वो कमरा अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों, शुरू से ही। और अब तो इस छोटे से गेस्ट रूम की आदत हो गई है। उतना बड़ा कमरा अच्छा भी नहीं लगता। मम्मी की बातों से मीरा के दिल में हमेशा भय जैसा कुछ होता है। क्या मम्मी को सचमुच कोई आशंका है उस कमरे में रहने के बारे में? या वो जानबूझकर उस सजे धजे कमरे को अस्वीकार कर ये सिद्ध करना चाहती हैं कि जिंदगी ने उन्हें चाहने पर कुछ नहीं दिया और अब वो जिंदगी से कुछ नहीं चाहती, साथ रखे रहना चाहती हैं। मीरा ने घबराकर फिर किताब खोल ली, उसी जाने पहचाने पन्ने को निकाल लिया। नायिका नायक से बिछुड़ चुकी है, पर वो कहती है, उस एक शाम जो मुझे मिला है वो एक जन्म के लिए काफी है। प्रेम की उस अनुभूति ने मेरे जीवन को, मेरे होने को अर्थ दिया है। उस स्मृति के सहारे ही पूरा जीवन काटा जा सकता है। क्या मम्मी के जीवन में ऐसी कोई स्मृति नहीं है? मीरा का मन छटपटा उठा। क्या कोई क्षण ऐसा नहीं जिसके सहारे वो ये कह सकें कि वो जीवन काट सकती हैं? वो और विपिन क्या ऐसे ही पैदा हो गए, बिना किसी ऐसे क्षण के? क्या उनके जीवन में ऐसा कोई पल नहीं आया होगा जब उन्होंने सोचा होगा कि इस क्षण मरा जा सकता है? मीरा की दाहिनी आंख से एक आंसू अचानक गिर पड़ा और बाईं आंख से एक आंसू झूलता रह गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आखिर पापा इतने खुश मिजाज हैं, क्या उन्होंने कभी मम्मी को कोई ऐसा क्षण नहीं दिया? और नीना आंटी को, क्या पापा ने नीना आंटी को ऐसे क्षण दिए हैं कि वो उनके सहारे जीवन काट सके, अपना विधवापन काट सके? मीरा की आंखों के सामने वही दृश्य फिर घूम गया। न जाने कितनी बार उसने उस दृश्य को किसी फिल्म की रील की तरह वापस घुमाकर फिर वहीं से पूरा का पूरा देखा था और बार बार ये जानने की चेष्टा की थी कि उस दृश्य के क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं। पर हर बार उत्तर वही होता, हाँ और ना के बीच की एक धुंधली दुनिया जिसमें बहुत जोर लगाकर भी साफ नहीं देखा जा सकता। तो कोई चुप नहीं कर में थे, लेकिन नीना आंटी तो हाथों में राखी भी बांधती थी। लेकिन वो दोनों उसे देखकर चौंक कर अलग क्यों हो गए थे? मीरा को उनका चौंकना अच्छी तरह याद है। वो चेहरे वो कभी नहीं भूली, न ही वो दृश्य कभी उसके और नीना आंटी के बीच से गायब हुआ। वो ये भी जानती थी कि नीना आंटी भी इस बात को जानती है। हालांकि वो हमेशा नीना आंटी से अच्छी तरह पेश आती रही, सिर्फ
एक बार को छोड़कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। उस दिन पापा के जन्मदिन पर नीना आंटी सुबह सुबह आ गई थी। टेबल पर रखे राधा चंपा के पीले सुगंधित फूलों को देख एकदम से कह उठी थी, भाभी ये फूल मैं ले लूं? मुझे चंपा की खुशबू बहुत पसंद है। मम्मी ने धीरे से अपनी चिढ़ को दबाते हुए गर्दन हिलाई थी। लेकिन वो कह उठी थी, हाँ हाँ ले जाइए ना आंटी, सब ले जाइए, एक भी मत छोड़िए। सब कोई हक्के बक्के रह गए। 1 मिनट के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर नीना आंटी ने 2 फूल उठाकर कहा था, अरे नहीं सारे नहीं, मेरे लिए तो 2 फूल ही बहुत हैं। और वो चली गई। उस दिन मम्मी के चेहरे पर मीरा ने पहली बार एक अच्छी सी मुस्कुराहट देखी थी, और न जाने क्यों उसे वो मुस्कुराहट बहुत बुरी लगी थी। उस बात को याद कर मीरा का दिल अब भी अनमना हो उठता है। क्यों किया उसने ऐसा? पर आखिर कोई करे भी क्या? ऐसा क्यों होता है जिंदगी में कि झूठ मूठ कहीं गड़बड़ हो जाती है और सबको उसे झेलते जाना पड़ता है। क्यों नहीं पापा मम्मी की जिंदगी की कहानी ऐसी हुई जैसी वो लिख डालना चाहती है। उस कहानी में कोई कर्तव्य बोध नहीं होगा अपने मरे हुए दोस्त के परिवार के प्रति। उसमें मरे हुए दोस्त की पत्नी नहीं होगी जो अकेली होगी, सुंदर होगी, और जो मृत पति के दोस्त को राखी बांधकर उसकी बहन बन जाएगी। मीरा की कहानी में सिर्फ एक पति पत्नी होंगे जिनका बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। वो पत्नी दुनिया की सबसे सुखी पत्नी होगी। वो हंसेगी तो फूल झरेंगे, वो चलेगी तो हवा का झोंका आएगा। मीरा ने अपने दिमाग को झटका देकर अपनी कल्पना की सबसे प्रिय मैगजीन वाली कहानी को फिर उठा लिया। उसे अपनी कहानी को ठीक करके ऐसा बनाना है कि कुछ न कह सके। क्या सविता की चाचा वाली बात को बिना कहे खाली उस कहानी का क्या दम नहीं निकल जाएगा? मीरा ने कहानी को फिर पढ़ना शुरू किया। अंत तक आते आते जब उसने पन्ना पलटा, उसमें एक कागज की चिट लगी हुई देखकर वो दंग रह गई। ये तो पापा के हाथ की लिखावट है। तो क्या पापा ने उसकी कहानी पढ़ ली? मीरा ने पहले शर्म, फिर घबराहट और अंत में अपने अंदर उठते गुस्से से लड़ते हुए चिट को पढ़ना शुरू किया। मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी। तुम्हारा एक पाठक होने का मेरा भी अधिकार है, इसलिए शायद मेरा ये व्यवहार तुम्हें बुरा न लगे। खैर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सच है कि जिंदगी में बहुत जगह बहुत घिनौनापन है, बुराई है। उसका कन्फेशन कराना और करना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अच्छा होता कि तुम्हारी कहानी उन लोगों पर लिखी जाती जिनका अपराध सिर्फ इतना ही होता है कि वो समाज के दिए हुए माने हुए रिश्तों के बाहर कुछ सुंदर पा लेते हैं। लेकिन सब लोग यानी सारी दुनिया उनसे कन्फेशन कराना चाहती है, क्योंकि उसे शांति तभी मिलेगी जब वो उस रिश्ते को अपराध सिद्ध कर देगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कन्फेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना उसके लिए कहीं शब्द मिलेंगे और ना कोई वाक्य बनेगा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने कलम उठाई और चिट के नीचे लिखा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया पापा? इतने साल क्यों लगाए बताने में? और मीरा की कहानी उस चिट के साथ लगी लगी पूरी हो गई। अलका सरावगी जी की कहानी, कन्फेशन।
जी। शुक्रिया शाश्विता जी। और इसके साथ शाश्विता शर्मा जी का यह बेहद संवेदनशील पाठ भी पूरा होता है। जिस तरह से इस कहानी की बुनावट है, जितनी बारीक और कई तहों में यह कहानी चलती है, जी। और अंत तक कई चीजें संकेतों में ही रह जाती हैं, लेकिन एक बेटी एक पिता को समझ लेती है, उस पिता जी। को जो कहीं और भी जा रहा है, जिसके रिश्ते कहीं और भी हैं, जिसको लेकर उस बेटी का मन विचलित है, मगर जी। जिस तरह से उस चिट में पिता की ओर से जवाब आता है, जैसे वह हम्म। जवाब उन सभी उसके भीतर के गड़बड़ को जैसे तिरोहित कर देता है। कहानी बिल्कुल। जिस तरह से बिल्कुल। शुरू होती है, कन्फ्यूजन के यहाँ कई अर्थ निकल कर आते हैं, कई बिल्कुल। प्रविधियां हैं इस कहानी में। जी। और जिस तरह से शाश्विता जी आपने कई कई जगहों पर अपनी ओर से कुछ चीजें जोड़ी, कहानी में जो जिस तरह से दृश्य बदलते हैं, उसके पहले आपने जी। अपनी ओर से कुछ प्रयोग किए, वो जी। बड़े सुंदर बन पड़े। चाहे वो बर्थडे वाला हो, या जो आपने जिस तरह से उसकी कुछ और चीजें उसके पहले भी की, तो और जी। यह आसान आपकी आवाज नहीं नहीं आ रही सर। चेहरे पर। जी, मुझे लगता है कि इंटरनेट की कुछ स्पीड हमारे यहाँ कम होने से दिक्कत आ रही है, आगे और यह दिक्कत न बढ़े, इसलिए संक्षेप में ही यह बात समाप्त करता हूं। अभी आ रही है आवाज शाश्विता जी? अभी नहीं आ रही? जी, शाश्विता जी आवाज आ रही है? Sorry, but I can't hear you if you're asking me ओके। something. जी जी। Um, मित्रों, इंटरनेट की स्पीड कुछ कम होने के कारण हमें लगता है कि इस बातचीत को यहीं पर समाप्त कर लें, क्योंकि जितने बेहतरीन ढंग से अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही है। जितने बेहतरीन ढंग से शाश्विता जी ने यह कहानी पढ़ी, निश्चय ही बहुत ही सुंदर पाठ हुआ, बहुत प्रभावी। और कहानी हेलो। को जैसे, जी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, कहानी, बहुत देर से नहीं आ रही थी पर जी जी, मैं कह रहा हूं कि आपने अपने चेहरे पर जितने तरह के भाव लाए, अलग अलग अंशों के साथ, वे भाव ही सही मायनों में जो एक सधा हुआ अभिनय है उसके परिचायक हैं। बहुत ही जी। कम ड्रामा में प्रवेश करते हुए, बहुत ड्रामेटिक आपने नहीं किया, मगर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से धीरे धीरे कहानी की मांग के अनुसार जो अलग अलग भाव आए आपके चेहरे पर, सभी लोग, सभी सुनने वाले दर्शक श्रोता इस कहानी के साथ हो लिए। आपने इस बहुत कहानी बहुत को आज शुक्रिया। जीवंत किया, बहुत अच्छा लगा। मेरी आवाज पुनः गायब न हो जाए, इसलिए नहीं, आपको अभी आ रही है। धन्यवाद दूं। हाँ, और यह जी। धन्यवाद आप तक पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। एक बेहद संवेदनशील कहानी का उतना ही संवेदनशील पाठ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अलका सराबगी जी का, हम सभी को ऐसी बेहतरीन कहानी देने के लिए। शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार शाश्विता जी, जी। नमस्कार। जी, दरअसल आवाज़ बीच-बीच में गायब हो रही है। जाने से पहले मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगी कि आपने मेरा परिचय दिया, मैं कलाकार हूँ, स्टेज से और स्क्रीन से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरी ये जो कोशिश है साहित्य की कहानियों को लोगों तक पहुँचाने की, ये इस कोशिश का नाम है जश्न-ए-क़लम, जिसमें हम कलम का जश्न मनाते हैं। और नाटक की सबसे पुरानी विधा किस्सा गोई के ज़रिए ये हम जन-जन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारे 7-8 एक्टर्स की टोली है जो मुंबई में बेस्ड है, और हम प्रेमचंद, मंटो, अमृता प्रीतम, इस्मत चुगतई,
राजेंद्र यादव, राजेंद्र सिंह बेदी, कमलेश्वर, मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, इन जैसे साहित्यकारों की कहानियों का एकल मंचन करते हैं। और ये परफॉर्मेंसेस थिएटर्स में होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स में होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो लोग थिएटर देखते हैं या साहित्य से जुड़े हैं वो तो दर्शक हैं ही, लेकिन कोशिश ये है कि उन लोगों तक ये कहानियां पहुंचे जो लोग कहानी नहीं सुनते हैं या फिर साहित्य नहीं पढ़ते हैं। तो हम उन स्पेसेस में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं जहाँ ये एक्सपोजर कम है। और क्योंकि बहुत ही सरल विधा है कहानी की, कहानियाँ अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, इतनी बढ़िया तरीके से लिखी हुई होती हैं, एक-एक शब्द उसमें चुनकर लिखा गया था, हर एक के मायने होते हैं, तो एक कलाकार के लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि उसे लोगों तक पहुँचाना और आसान हो जाता है। और अगर कलाकार अच्छा है तो वो हर शब्द का मायना, हर शब्द के मीनिंग निकाल कर वो बयाँ कर सकता है। सो कोशिश ये है, पिछले 6 साल से हम तकरीबन 300 शोज़ कर चुके हैं अप्रॉक्सिमेटली। और आप जैसे मंच हमें आगे बढ़ाते हैं। और ये परफॉर्मेंसेस जो हैं वो टोटली एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में हम इसे डिवाइस करते हैं, पर हर परफॉर्मेंस के बाद एक डिस्कशन हम एनरोप करते हैं, जो कि कहानी का जो इशू है उस पर थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पर्सनल शोज़ होते हैं उसमें। और इस ज़रिए थोड़ी बातचीत जो मुझे लगता है अब धीरे-धीरे पैसिव होती जा रही है एक कलेक्टिव के तौर पर, उसको उसको जगाने की और कहानी के माध्यम से उस बातचीत को बनाए रखने की हमारी ये कोशिश है। तो आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन हम इससे और बेहतर और जब हम परफॉर्मेंसेस करते हैं तो उस कहानी का रंग कुछ अलग होता है। और अगली बार कोई हमारा शो होगा तो आप ज़रूर आएँ और आप अपने दर्शकों को भी कहें कि वो हमारा शो देख सकते हैं। मैं हमारे ग्रुप का जो लिंक है मैं इस चैट बॉक्स में पेस्ट कर देती हूँ, सो दैट आप जी भी बिल्कुल, शेयर। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा। और जश्न कलम इसी तरह से तमाम रचनाओं को हमारे सामने लाता रहे, यह हम सभी की ओर से शुभकामना है। और जश्न कलम जिस तरह से मुझे लगता है कि जो हंस की ऑडियो मैगजीन है उसमें भी जी, आप लोगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, और जी, उसे भी बड़े ही प्रयोगशील तरीके से और लोकप्रिय तरीके से उस काम को जश्न कलम और हंस पत्रिका मिलकर कर रहे हैं। जी, यह जी, निश्चय ही साहित्य को लोगों तक पहुंचाने की जो एक मुहिम है, यह मुहिम इसी तरह से काम करती रहे। हम सभी आपके साथ हैं शाश्विता जी। बहुत ही अच्छा लगा। हमारे साथ स्वयं अलका सराबगी जी, नीलिमा शर्मा जी, अंशुल दाधीच जी और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, एडवोकेट विवेक कुमार और वे तमाम मित्रगण जो हमें देख रहे हैं, मगर जिनकी टिप्पणियां हमें नहीं मिल पाई। हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में टिप्पणियां करें और इस कहानी को जिस तरह से शाश्विता जी ने पढ़ा है, निश्चय ही यह एक बेहद उल्लेखनीय पाठ है। बहुत बहुत शुक्रिया शाश्विता जी पुनः। पर मित्रों, आज के इस पाठ के साथ यह कड़ी समाप्त होती है। कल एक नए वक्ता के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अलका सराबगी जी पर यह एकाग्र जारी है। शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।